ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4F का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। तो जब हम लोग 9 का ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपके पास पूछा गया है पी वाई अपॉन एक्स। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ए बाई बी का मतलब क्या होता है। वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो सिमिलरली बेटा लिखा है पी वाई अपॉन एक्स। तो इसका क्या मतलब लिखोगे? तुम लिखोगे दिस इज पी वाई इंटरसेक्शन एक्स होल डिवाइडेड बाय पी एक्स। इसको बेटा तुम इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो ये हो जाएगा पी वाई इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये वैल्यू कितनी गिवन है 0.13 और ये वैल्यू कितनी है 0.65। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/5 और ये आंसर आ जाएगा 0.2। तो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0.2 है। चेक करो अजय। हाँ सर। सर मुझे ए और बी का मिला, सी का नहीं मिला। अच्छा, सी का आंसर मैच नहीं किया। हाँ। कि मैं देखता हूं उसको भी। सबसे पहले यहां पर गिवन है पी एम इंटरसेक्शन एन, कितना गिवन है 0.27। ये बी वाला पार्ट हो गया। और ये लिखा है पी एन अपॉन एम, ये हो गया 0.81। आपसे पूछा गया व्हाट इज पीएम। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पी एन अपॉन एम को डिफाइन करेंगे। वो होगा पी एम इंटरसेक्शन एन डिवाइडेड बाय पीएम। इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पी एन बाई एम गिवन है, कितना है 0.81। और पी एम इंटरसेक्शन एन कितना गिवन है 0.27। यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ पीएम बचा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पीएम हमारे पास निकल करके आ जाएगा दिस इज 0.27 डिवाइडेड बाय 0.81। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो सब हटा देंगे पॉइंट के बाद। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 - 6 2 1, 3 7 जा 21, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। दिस इज 1/3। हाँ 1/3 सर। is 0.3। 1/3 is 3 3 3 3। 0.3। यस। अब हम लोग सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाले पार्ट पे क्या गिवन है? सी वाले पार्ट में आपको निकालना है पी बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। दैट मीन्स पी वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी डब्ल्यू। अब हमारे पास पी पी वी डब्ल्यू डैश इंटरसेक्शन पी डब्ल्यू डब्ल्यू। गिवन है 0.35। पी डब्ल्यू निकालना है, लेकिन आपके पास पी डब्ल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, आपके पास पी डब्ल्यू डैश गिवन है। है। तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज पी डब्ल्यू, डब्ल्यू के ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज पी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो बेसिकली 1 होता है। तो बेटा हमको पी डब्ल्यू चाहिए, तो पी डब्ल्यू क्या होगा? 1 माइनस पी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो 1 माइनस पी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, पी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है 0.6 गिवन है। तो 1 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.4। तो आपके पास पी डब्ल्यू आ गया विच इज इक्वल टू 0.4। इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटा के 1 जीरो, 0 0 कैंसिल हो गया। दिस इज 35/40। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। दिस कम्स आउट टू बी 7/8। तो बेटा आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका आंसर है 7/8। ओके। समझ में आया बेटा? एक बार चेक करो अजय। हाँ आ गया समझ में अच्छे से? हाँ सर। एक्चुअली एक बेटा बार मैंने लेट आउट। हाँ हाँ क्या? इसको एक बार, हाँ क्योंकि बेटा अब आपको याद हो जाना चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो बेसिकली 1 होता है। 1। हाँ। तो कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो आप कॉम्प्लीमेंट को 1 से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी का। हम्म। इस तरह से करते हैं बेटा।
सर एक सेकंड नीचे। हाँ। हाँ हाँ, आराम से लिखो बेटा। हाँ सर। हो गया, चलिए। अब बेटा हम लोग इन क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस तो सीख गए कि इनको कैसे किया जाता है। अब चलो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उनका भी एप्लीकेशन देखते हैं। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4E में। तो 4E, अब एक्सरसाइज जस्ट उसके पहले वाली है, उसको खोलो बेटा और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो। ओके। एक्सरसाइज 4E अपनी बुक में देखो, एक्सरसाइज 4E होगी, उसको ओपन कर लो और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई हाँ करो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो पहले लिखा क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले पढ़ो। हाँ। So one letter is randomly selected from the 6 letters in the word banana. Find the probability that an N is selected given that A is not selected. तो सिर्फ N selected है, A selected नहीं है, जबकि A भी हाँ repeated है। हाँ, ये कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह तुम्हारे पास बनेगा। तो तुम कोशिश करो इसका आंसर निकालो, और कैसे सोचोगे वो भी देखो उसको। Find the probability that A is also selected given that N is not selected. तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना होता है। सबसे पहले देखो आपके पास लिखा क्या है, आपके पास लिखा है one letter is randomly selected from the 6 letters in the word banana। क्या कह रहा है कि बनाना में से एक लेटर को सेलेक्ट करना है। वन लेटर इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द 6 letters in the word banana। कह रहा है कि find the probability that n is selected given that a is not selected। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, given that a is not selected but n is selected, ये लिखा हुआ है। तो देखो क्या लिखा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। one letter क्वेश्चन is देखो क्या लिखा randomly है, selected from the 6 one letters. letter is randomly selected from the 6 letters in a word banana। तो बेटा बनाना में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप 6 में से किसी भी एक लेटर को कितनी तरीके से चुन सकते हो, 6C1। 6C1 क्या हो सकता है, 6C1, क्योंकि इसने लिखा है वन combination. लेटर इज रेंडमली सेलेक्टेड। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 6 तरीके होंगे। हाँ। एक लेटर को लेने का तरीका, उसमें आप बी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, एन भी ले सकते हो, फिर ए भी ले सकते हो, फिर एन भी ले सकते हो, फिर ए भी ले सकते हो। अब चेक करो, बी ए एन ए एन ए में क्या सारे लेटर अलग अलग हैं। अगर सारे लेटर अलग अलग है नहीं। तो किसी एक लेटर को लेने का तरीका हो जाएगा 6। लेकिन अगर सारे लेटर अलग अलग नहीं है तो उन लेटर्स को लेने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जो अलग अलग हैं वो एक है बी, एक है एन और एक है ए, ये 3 लेटर्स। अब ध्यान से देखो बेटा, बनाना लिखा बनाना है, लेकिन उसमें 6 के 6 लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है। उस 6 में 3 लेटर डिस्टिंक्ट है, वो है बी ए एन, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा अगर हम तुमसे कहें कि इसमें से कोई भी एक लेटर लेना है, तो वो एक लेटर तुम इसमें से लोगे या इसमें से लोगे। तो तुम कहोगे सर ऊपर से लेंगे तो उसमें आइडेंटिकल लेटर्स हैं तो बात रिपीट होने लगेगी। तो बात हाँ। रिपीट होने लगेगी तो हम इसको काट देंगे। यानी कि अगर हमको 3 लेटर में से दिख रहे 6 लेकिन 6 नहीं है, वो है 3 ही,
तो उसमें से किसी एक लेटर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? वो होगा 3C1। क्या होगा? 3C1। हम 6C1 को क्यों गलत कर रहे हैं? 6C1 तब होता जब ये 6 के 6 लेटर डिस्टिंक्ट होते, लेकिन ये 6 के 6 लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें रिपीट भी हो रहा है। इसलिए हम किसी एक लेटर को किस में से चुनेंगे? BAN में से चुनेंगे। उसके तरीके कितने होंगे? या तो हम B ले सकते हैं, या तो A ले सकते हैं, या तो N ले सकते हैं। उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि 3C1 इज 3। तो ये हो गया बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या हो गया ये? टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आपके पास क्या कह रहा है? आपको किसका फेवरेबल इवेंट चाहिए? कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट N इज सेलेक्टेड। अब बेटा बताओ, इसमें से N अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो N के इसमें कितने लेटर्स हैं? बताइए। N इसमें 2 है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट N इज सेलेक्टेड। कह रहा है N को सेलेक्ट करना है, लेकिन A को सेलेक्ट नहीं करना है। तो तुम ठीक है, A को सेलेक्ट ना करो। A को नहीं सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो तुम्हारे पास बचेगा B बचेगा और N बचेगा। यही तो बचेंगे। हाँ, ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे पास जो लेटर है उसमें डिस्टिंक्ट लेटर सिर्फ क्या है? वो या तो B है, या तो N है, या तो A है। अब कह रहा है उसमें से A को लेना नहीं है, तो A को हमने काट दिया। तो बचे हुए लेटर कितने हैं? 2 हैं। इन 2 में से अगर आपको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से बेटा एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन रीड किया तुमने? अब रीड करो एक बार N क्वेश्चन। is selected. एक second. N is selected given that A is not selected, and A is selected given that N is not selected. हाँ, चलो, क्वेश्चन समझ में क्या लिखा है? कुछ समझ में आया? तो हाँ, तो N selected है जबकि A selected नहीं है। हाँ मतलब हम लोग सिर्फ N को ले रहे हैं। हाँ, मतलब हमको N को सेलेक्ट करना है, लेकिन A को सेलेक्ट नहीं करना है। N को तभी हाँ, सेलेक्ट करना है जब A सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो A हाँ। को ना सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? A को ना सेलेक्ट करने के तरीके 3 है। A को ना सेलेक्ट करने के तरीके, तो पहले तुम देख लो A को सेलेक्ट करने के तरीके क्या है। उसको 1 से एक second, माइनस कर दो तो A को सेलेक्ट ना करने के तरीके आ जाएंगे। बट इधर टोटली 3 A है। हाँ हाँ, तो इसमें से कोई भी A ले सकता है, तो 3C1। हाँ, तुम एक बार इसको ध्यान से सोचो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बट सोचो उसको। हाँ, देखो, हमने बेटा अभी आपको एक्सरसाइज 4E दे रखी है, और 4E में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया उसको पहले भूल जाओ। पहले देखो क्वेश्चन 3 को कल वाले लेक्चर से रिलेट कर पा रहे होगी नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको एक वर्क एग्जाम्पल बताया था, जिसमें गर्ल और बॉय वाला केस था। क्लास जब ओवर हो रही थी तो हम लोगों ने उसको लास्ट में डिस्कस किया था कि जो सेकंड वाला चिल्ड्रन हमको सेलेक्ट करना है, वो कौन सा सेलेक्ट करना है? बॉय सेलेक्ट करना है, जब मैंने गर्ल को सेलेक्ट कर दिया था। तो वो आपने क्लास ओवर होते समय लास्ट में क्वेश्चन किया था कल वाले लेक्चर में। अब बेटा वहां पे बॉय और गर्ल थी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बॉय और गर्ल नहीं है, यहाँ पे फोटोग्राफ है। और फोटोग्राफ में क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपके पास 12 कलर है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 12 कलर है और 8 ब्लैक एंड व्हाइट। 8 कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट, यानी वो कलर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये कॉम्बिनेशन है। यानी टोटल मिलाकर के तुम्हारे पास 20 फोटोग्राफ्स है। ठीक है, अब आपके पास क्या है? कह रहा है 2 फोटोग्राफ्स आर रेंडमली सेलेक्टेड। अब बेटा अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी सैंपल स्पेस निकालना हो, तो हमको कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। अगर हमको 2 फोटोग्राफी लेने हैं तो वो हम 20 में से ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 20C2। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड फोटोग्राफ सेलेक्टेड इज कलर, गिवन दैट द फर्स्ट वन इज कलर। तो बेटा ये बताओ, हमको सेकंड फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है और वो क्या होनी चाहिए? कलर्ड होनी चाहिए। लेकिन कब लेनी है? जब मैंने फर्स्ट वाली को कलर ही लिया था और सेकंड वाली को भी हम क्या ले रहे हैं? कलर ले रहे हैं। तो बेटा अगर हम
ए इवेंट को लिख दें कि ए इवेंट आपकी है सेकेंड फोटोग्राफ इज कलर्ड। देखो कैसे डिफाइन करते हैं। और बी इवेंट क्या है आपकी? बी इवेंट है आपकी फर्स्ट फोटोग्राफ इज कलर्ड। अब आपको क्या निकालना है? पी First photograph is ए colored. बाई बी। पी ए बाई बी का मतलब सेकेंड फोटोग्राफ आपको ड्रॉ करनी है जब फर्स्ट ग्रुप फोटोग्राफ आपने कलर्ड निकाल ली है। ये इसका मतलब है। देखो पी ए बाई बी का मतलब probability of occurrence of A when B has already occurred. That means probability of second photograph is colored when first photograph is already colored. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिकली? इसको हम लोग कहते हैं पी ए अपॉन बी। ये समझने की कोशिश करो। ये समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझ में आ रहा है? तो बेटा अब हमको ये बताओ, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप हमको ये बताओ कि जो पहली कलर्ड फोटोग्राफ थी वो कौन सी थी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? मान लो तुमको पहली कलर्ड फोटोग्राफ निकालनी है तो तुम तो कहोगे सर टोटली कलर्ड 12 है। फोटोग्राफ कितनी है? 12 हाँ, है। 12 है, बट पहला 12 कलर है फोटोग्राफ। कितने में से? 20 में से। यानी हाँ, कि पहली कलर्ड फोटोग्राफ को निकालने का ये नंबर ऑफ वेज हो गया। दिस इज नंबर ऑफ वेज, या इसको आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे, सही से कहें। दिस इज प्रोबेबिलिटी that first photograph is colored। फोटोग्राफ इज कलर्ड। तो बेटा इसका क्या मतलब? वो फर्स्ट फोटोग्राफ अगर हमको कलर्ड लेनी है तो कितनी कलर्ड फोटोज है? 12 है। 12 में से किसी एक कलर फोटो को लेने का तरीका 12C1। लेकिन हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो पढ़ नहीं रहे, हम तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इसलिए हम डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट से। तो टोटल फोटो कितनी थी? 20 थी। तो 20 में से किसी एक फोटो को लेने का तरीका 20C1। तो आपका आंसर कितना है ये बेटा? या 12/20। 12/20 किसका आंसर है? जब आपने पहली कलर फोटोग्राफ ले ली। अब आपको क्या निकालना है? आपको बेटा दूसरी कलर्ड फोटोग्राफ निकालनी है। ठीक है, चलो सेकेंड ड्रॉ आपको करना है ऑफ किसका? सेकेंड फोटोग्राफ। हाँ, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड फोटोग्राफ इज कलर्ड। बताओ अब हमको सेकेंड ड्रॉ करना है, सेकेंड ड्रॉ ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ। तो सेकंड तो कलर्ड 11/20। तो तुम कहोगे यस। अब बेटा तुमने अब कुछ जाके सही बोला। तुमने कहा कि सर एक बात बताएं कि आप पहली कलर्ड फोटोग्राफ तो निकाल चुके हो। जब पहली कलर्ड फोटोग्राफ आप निकाल चुके हो तो अब यहाँ 12 नहीं बची, यहाँ पे क्या हो गई? 11 हो गई। 11 बिकॉज एक ऑलरेडी निकाल लिया। यस, अब आप समझे हो। अब आप ये बात अब समझ पाए हो कि आप एक ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो अब आपके पास यहाँ 11 बची। और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ तो डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, तो 8 ब्लैक एंड व्हाइट तो वही रहेंगी। बोलो भाई, तो वही रहेंगी। यानी अब टोटल आपके पास फोटोग्राफ कितनी हो गई? 11 और 8 19। 19C1 तो डिनोमिनेटर में आएगा। और न्यूमिनेटर में हमको क्या चाहिए? अब एक कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए जब पहली फोटोग्राफ कलर्ड वाली एक निकल चुकी हो। जब बेटा पहली एक कलर्ड फोटोग्राफ निकल चुकी है तो अब 12 नहीं हुई, अब क्या हुई? 11। तो हम उसको क्या लिखेंगे? 11C1। तो यानी आपका आंसर कितना हो गया? 11/19। देखो मैंने कैसे आपके स्टेटमेंट क्रिएट किए और आपको दोबारा समझाया। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही चल रहा है। वो आपसे कह रहा है कि एक इवेंट कराओ लेकिन उसके बदले में एक दूसरी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसी को तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यही तो तुमसे बार बार पूछ रहा है कि दूसरी कलर्ड फोटोग्राफ निकालो जब पहली कलर्ड फोटोग्राफ निकल चुकी हो। तो बेटा अगर हमको सबसे पहले गठरी में से, इस ग्रुप में से अगर पहली कलर्ड फोटोग्राफ निकालनी है तो कलर्ड फोटोग्राफ कितनी है? 12 है। तो उसमें से एक कलर्ड फोटोग्राफ को लेने का तरीका क्या होगा? 12C1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 20C1। तो ये हो गया 12/20। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कलर्ड फोटोग्राफ ड्रॉन। लेकिन अब हमको दूसरी बॉल निकालनी है। दूसरी बॉल कब निकालनी है? जब पहली वाली कलर निकल चुकी हो। जब पहली वाली कलर निकल चुकी है तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब जो हम फोटोग्राफ निकाल चुके हैं उसको वापस तो रखा नहीं है। तो इसका मतलब उसमें एक फोटोग्राफ अब कम हो गई।
पहले 12 थी, अब 11 हो गई। अब 11 में से हाँ। किसी एक फोटोग्राफ को निकालेंगे तो उसका तरीका हो जाएगा 11C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी थी 19C1। 19C1 तो आंसर कितना हो गया 11 बाय 11 upon 19 19। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया 11 बाय 19। 19 अब बी वाले पार्ट का आंसर निकालते हैं। बी वाले पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड फोटोग्राफ इज कलर्ड गिवन दैट फर्स्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेटा अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है फोटो। तो ब्लैक एंड व्हाइट कितनी है 8 है। 8 8 में से तो एक 8 upon निकालेंगे तो उसका तरीका 20 8C1 अपॉन 8C1 upon 20C1। 20 लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी नहीं है, ये तो वो आंसर है जब आपने फर्स्ट ड्रॉ में क्या किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली। ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली। लेकिन अब आपको क्या करना है अब आपको दूसरी फोटोग्राफ निकालनी है, वो भी कौन सी कलर्ड। तो हाँ बेटा कलर्ड निकालेंगे अब, लेकिन कलर्ड तो हमारे पास 12 की 12 ही है, तो हम सिलेक्शन किस में से करेंगे 12C1 से। लेकिन बेटा हाँ 8 में से एक तो आप निकाल चुके हो ब्लैक एंड व्हाइट, तो बची कितनी है अब 7। तो 12 और 7 कितना हुआ 19। तो आंसर कितना आ गया नीचे 19C1। 19C1 यानी कि आपका आंसर हो गया ये 12 अपॉन 19। बोलो भाई ये बात समझ हाँ पाए। समझ में आई। नहीं समझ में आई तो उस नहीं क्वेश्चन को दोबारा नहीं हाँ देखो। एक बार देखता हूँ। एक बार दोबारा देखो। ये बार बार यही हर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें एक इवेंट करनी है, बदले में दूसरी इवेंट हो चुकी है। अगर वो इवेंट हो चुकी है तो उसमें से वो बॉल कम हो जाएगी, फिर बची हुई बॉल में से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चेक करो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन का लेट से वेन डायग्राम दे दिया, तो वेन डायग्राम को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास ए का जो रिप्रेजेंटेशन है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। बेटा तुम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जानते हो कि सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स हाँ में। हाँ पता। और मान लो आपके पास बी गिवन है, बी में आपका है 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ इंफॉर्मेशन। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हमको वेन डायग्राम में बेटा रिप्रेजेंट करना हो, तो वेन डायग्राम में हम सेट ए सेट बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो तुम कहोगे सर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 ठीक है तो अच्छा 3 4 5 4 और 5। अब तुम ध्यान से देखो बेटा इसमें जो 4 और 5 है, ये 4 और 5 ये बेटा ध्यान से देखो दोनों सेट्स में कॉमन है, ए और बी में हाँ कॉमन है ना। अगर हाँ बेटा ये कॉमन होंगे तो हम इनको कॉमन वाले रीजन में ही रखेंगे। तो तुम देखो इस डायग्राम में ए और बी में कॉमन रीजन कौन सा है, तो तुम कहोगे सर ए और बी में ये है कॉमन रीजन जिसको आप ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा इस कॉमन रीजन में ही हम रखेंगे दोनों के कॉमन पार्ट। तो ए के पास क्या है 1 2 3 और 4 को बेटा हम यहां प्लेस करेंगे, 5 को भी बेटा हम यहां पे प्लेस करेंगे। दैट मीन्स ए के पास जो 4 और 5 दो एलिमेंट है वो बी के साथ क्या है कॉमन है। और बेटा बी के पास क्या क्या है, बी के पास है 4 और 5, वो तो पहले ही से दिख रहा है बी के पास है। लेकिन ए के पास भी है इसलिए वो दोनों के कॉमन रीजन में दिख रहा है। और बचे हुए एलिमेंट 6 7 8 9 उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहां पर ये देखो कि तुमको ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है 4 5। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है जो दोनों में कॉमन है। और बेटा अगर हम तुमसे पूछे ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों के सारे एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बेटा होता है ए यूनियन बी। गॉट इट। समझ में आया। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स। सारे। लेकिन बेटा जब हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं ना तो उसमें कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना।
जैसे अच्छा 4 और ओके, 5 यहाँ पे भी है, 4 और 5 यहाँ पे भी है, हम लिखेंगे उसको एक ही बार तो सिर्फ 4 और एक ही 5। बार 4 और 5 लिखेंगे। यस। और लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स लेने के लिए हम उसमें चेक करेंगे कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 4 और 5 दो ही एलिमेंट कॉमन है। हम्म। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अगर आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, तो वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर हम इस तरह से दो सर्किल बना लेते हैं। इसको कहते हैं ए सेट ए और ये है सेट बी। दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी। और ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है बेटा, वो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। हम्म। बोलो भाई, समझ पाए? हाँ ठीक है, पक्का समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक समझ गए पक्का? हाँ एक एक सेकंड, आप पीछे जा सकते हो फिर से? हाँ, देखो, क्योंकि बेटा वेन डायग्राम खूब सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी बना है, अगर वेन डायग्राम की हाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम कम तो समझा पाएंगे। देखो देखो, हाँ ये भी तो बना है, ये देखो 3 वाला भी बना हुआ है। 3 वाले, हाँ। हाँ, 3 वाला भी बता देंगे। पहले ये देखो, 2 वाले को रीड कर पा रहे हो कि नहीं रीड कर पा रहे हो? हाँ सर, तो बेसिकली इंटरसेक्शन बी मतलब जो भी इंटर जो भी लाइक ए और बी के बीच में कॉमन है कॉमन है, उसको वो हम ए निकालेंगे। इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यस बेटा। ए यूनियन बी मतलब जो जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग रिपीटेटिव हम लोग ऐड कर देंगे, बट जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार लिखेंगे। यस बेटा, यस बेटा। हाँ, और इस बट एक डाउट डेफिनेशन है। को तुम वेरीफाई, हाँ बेटा हाँ बताओ। सर, एक डाउट है। ये ए हाँ, इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम था, ए यूनियन बी का कैसा होगा? ए यूनियन में भी बेटा सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए यूनियन भी मैं तुमको अलग से अच्छा, दिखाता तो हूँ, बीच देखो। में तो बीच में जो आपने 4 और 5 लिखा है वो नहीं आएगा ना, ए और बी में, ए यूनियन बी नहीं, में? अभी मैंने जो ऊपर वाला रीजन शेड किया है ना, वो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी के लिए किया है। तुम पूछोगे ए यूनियन बी को अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो बेटा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से पूरा शेड करेंगे। दिस ओके। इज पूरा, ये इसको हम लोग कहेंगे, ये पूरा जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ए यूनियन। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये रिप्रेजेंटेशन है ए यूनियन बी का। और ये जो ओके। रिप्रेजेंटेशन यहाँ वाला है, तो वो होता है ए इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ जैसे समझो मेरी बात, अगर हम 3 वाले में भी बनाए तो 3 वाले में भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फिर से बना दिया और उसके अंदर 3 सेट बना दिए। ये देखो, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो हमने तुमसे पूछा बेटा, तुम इसमें वो वाला डायग्राम शेड कर सकते हो जो तीनों में कॉमन हो। दैट मींस वेयर इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट कहां पर होगा? ये वाला बीच में होगा, बिकॉज बीच में ही सारे इंटरसेक्ट हो रहे हो। हाँ, तो मैं उसको अगर शेड करता हूं, तो हाँ ये वाला बीच में, पार्ट बट जो थोड़ा है, सा नीचे। ये तीनों के लिए कॉमन है ना? हाँ, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कौन सी गाड़ी का सिंबल बन गया बेटा? ये किसी गाड़ी का सिंबल भी तो होता है। ऑडी। हाँ देखो, अब नहीं, तुमने बट सही उसमें बचा। 4 रिंग्स होते हैं। लेकिन ये किसी गाड़ी तीन का है। सिंबल होता है। हाँ। बीएमडब्ल्यू। नहीं, बीएमडब्ल्यू का ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, किसी का फरारी। नहीं, आई थिंक क्लोजेस्ट ऑडी है। किसी का होता है लेकिन ये गाड़ी का symbol। नहीं, नहीं और किसी इसमें का ऐसे नहीं है। ये घोड़ा बना रहता है बीच में क्या? नहीं, फेरारी का घोड़ा है बीच में। अच्छा, नहीं, क्या होता है उसमें बीच में? फेरारी बेंट। ना। अब किसी का होता है सिंबल, चलो ठीक है। हाँ, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा। हाँ। अगर तुम इसमें कहोगे कि सर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं, हम्म। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी में इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है?
ये ए, ये बी और ये सी। तो तुम कहोगे सर ए और बी में कॉमन पोर्शन तो ये वाला हुआ। क्यों भाई? ये ए और बी में कॉमन पोर्शन हो गया। हाँ समझे कि नहीं? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आए ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ सर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और अगर आपसे कह दे कोई ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो भी रिप्रेजेंट करना सीख लो। ठीक है, गॉट इट। ये देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये सब कुछ। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी यूनियन सी। यस। आ गया समझ में? हाँ। अब धीरे धीरे सीख जाओगे। अब समझो बेटा, इसको हम तुम्हें वेरीफाई भी करा देते हैं, समझो। जैसे ये वाला जो सेट है ना, सेट ए, इस सेट में ए में कितने एलिमेंट है? देखो, 1 2 3 4 5। तो जो भी सेट में एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं सेट का कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे हम पूछे सेट ए का कार्डिनल नंबर बताओ, तो तुम कहोगे सर सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एन और ब्रैकेट में ए डाल देते हैं। ओके। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर है 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो देखो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो तुम कहोगे सेट बी का कार्डिनल नंबर है 6। कितना है? 6। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर बताओ, तो तुम कहोगे सर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है दैट रिप्रेजेंट द कार्डिनल नंबर। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो तुम कहोगे 9। ठीक है, अब चेक करो बेटा, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है काफी बार। वो फॉर्मूला जरा चेक करना, मैं आपको लिख के बताता हूँ, अब इसको वेरीफाई करो। मैंने आपको बेटा थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ होता है। अब चेक करो क्या ये बात यहाँ पे वैलिड है? एन ए यूनियन बी कितना है? 9। 9। एन ए कितना है? Na 5। 5। एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ 5। कार्डिनल नंबर्स, हाँ तो 5। सॉरी, एन ए का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए, दैट मींस ए में कितने एलिमेंट है? आप कहोगे 5। हम पूछा बी में कितने एलिमेंट है? 6। और ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 2। तो जरा चेक करो, 9 6 5 11, देखो 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। हाँ। इसका मतलब ये एडिशन फॉर्मूला ट्रू है ना? ट्रू है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए हम इस एडिशन फॉर्मूला को कई जगह यूज करते हैं। इसलिए मैंने तुमको बताया था, इसको याद कर लो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप याद कर लीजिए। याद कर लिया बेटा? हाँ। अब फिर से देखो, जैसे बेटा मैंने तुम्हारे सामने एक बॉक्स बनाया, अब देखते चले जाना। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये सेट ए, ये सेट बी। मैंने पूछा ए माइनस बी क्या है, तो तुम कहोगे सर ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो उसको हम कहते हैं ए माइनस बी। तो बेटा मैंने जो अभी पोर्शन शेड किया है उसको हम कहेंगे ए माइनस बी। क्या कहेंगे? ए माइनस बी। ए माइनस बी। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बी माइनस ए, तो तुम कहोगे बी में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो। बी में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड बी माइनस। इस रीजन को क्या कहते हैं? बी माइनस ए।
बी माइनस ए, ये सीखते चले जाना। दिस रीजन इज कॉल्ड बी माइनस, और ऊपर वाले रीजन को क्या कहते हैं, ए माइनस। ओके। देखो कितने तरह के मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। एक डायग्राम ए माइनस बी, बी माइनस ए को हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये सब कुछ डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। वेन डायग्राम के बारे में कुछ पता पड़ हाँ, गया, ताकि आज क्वेश्चन आज देख के सीखा समझ पाओ। कुछ वेन डायग्राम के बारे में, जैसे आज सीखा। हाँ, जैसे बेटा देखो ये वाला आपके पास डायग्राम के बने, ये देखो इस डायग्राम में बताओगे एन के पास कितने एलिमेंट्स हैं, जो सिर्फ एन के लिए है। एन में की। तो तुम कहोगे सर सिर्फ एन के ओके, जो तो एलिमेंट है वो 8 है। ये देखो ये वाला रीजन है एन का। हाँ। ठीक है, हम्म। अगर एन में ओवरऑल एलिमेंट्स देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिर्फ एन में कितने हैं वो बताने हैं, तो देखो एन वाले 8 है। रीजन कौन से, एन में सिर्फ कितने, देखो हाँ मैं इस रीजन को सही से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ये रीजन एन के पास सिर्फ 8 है। डी के पास कितने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डी के पास है। डी के पास 11। यस, अब तुम रीड कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डी के पास 11 है। अब देखो अगर मैं पूछूं सिर्फ एच के पास कितने हैं, एच एच के पास 5। 5 है। अब समझना, हम फिर से पूछेंगे, इसको हम गायब कर देते हैं। चलो अब मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, अब हमको बताओ एन और डी में कितने कॉमन है। एन और डी में 3। हाँ, 3 और 1। नहीं 3 नहीं है, 3 और 1 दैट मीन्स 4। हाँ, एन और डी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 4। 4। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, एन और एच में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। 5। 5। अब तुम समझे हो। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, बताओ एच और डी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। एच और डी में तो हाँ 3। 3 कॉमन है। फिर हाँ, से सुनना, मैं पूछूंगा तीनों में कितने कॉमन है। एक सेकंड, तीनों में मतलब तीनों में कितने एलिमेंट्स हैं एन डी और एच। कॉमन। नहीं, तीनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट तो है कॉमन। हाँ, सिर्फ अच्छा, वन। एन डी और एच में, हाँ तो एक है। एनडीएच में तो एक ही है ना। हाँ। नहीं समझे। नहीं नहीं नहीं, दिख रहा है, एन डी एच में एक है। हाँ, तो बेटा अगर मैं पूछूं कि बताओ कि एन में एलिमेंट सिर्फ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एन के अंदर एलिमेंट, तो तुम बताओगे 8। मैं आपसे पूछूं सिर्फ सिर्फ एच के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम बताओगे 5। 5। मैं पूछूं सिर्फ डी के पास एलिमेंट्स कितने हैं, तो तुम कहोगे 11। हम्म। है ना। ये बात हाँ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ सर। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन और डी में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो तुम कहोगे ये कॉमन है, दैट मीन्स 4। 4। अगर मैं आपसे पूछूं एच और एन में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप कहोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं एच और डी में कितने एलिमेंट कॉमन है, दैट मीन्स 3। हाँ। और मैं कहूं कि तीनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, दैट इज 1। दैट इज 1। 1। बोलो रीड करने समझ में आया। हाँ सर। अच्छा अब मैं कहूं कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो तीनों में नहीं है, तीनों को छोड़ करके, तो तीनों को छोड़ देंगे तो एक सेकंड, 40। तो ये रीजन आएगा। ठीक है ना, तीनों को छोड़ देंगे तो ये रीजन आएगा। तो अच्छा, इस इधर रीजन में देखो 40 कोई और एलिमेंट 6 दिख है। रहा है।
हाँ, इस रीजन में नहीं, 40 तो किसी और चीज का लग रहा लिखा हुआ है। अच्छा, 6 अभी, 6 है। 6 है। ध्यान से देखो, तीनों के बाहर सिर्फ एक ही नंबर नजर आ रहा, 6, जो तीनों के लिए नहीं है, दैट इज 6। बोलो भाई, ये बात समझ पाए? हाँ सर। तो ये वेन डायग्राम आप रीड कर पा रहे हो कि वेन डायग्राम में लिखा क्या है? हाँ, रीड कर पा रहा हूँ इस पर। हाँ, रीड करने आना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम ही नहीं रीड करने आएगा तो हम क्वेश्चन कहाँ से बताएंगे। पहले तो हाँ। वेन डायग्राम जरूरी है कि वेन डायग्राम आपको देखते ही समझ में आ जाए कि वेन डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। ठीक है।